बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ हैं। चुनाव की बात हो रही है क्योंकि बंगाल में पहले चरण का मतदान चल रहा है और तमिलनाडु में पूरे राज्य के एक साथ सभी 234 सीटों के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु में मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही है हमेशा की तरह। स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर है उनकी कुर्सी दांव पर है। अब वहां एक नए प्लेयर आ गए हैं, एक्टर थलपति विजय एक बड़े फैक्टर बन के उभर रहे हैं। ज्यादातर कई एक्सपर्ट्स का, तमिलनाडु की राजनीति को जानने वालों का, उनका मानना है कि इनके हिस्से कुछ अच्छा साइजेबल वोट आना चाहिए। एनडीए इस बार तमिलनाडु में जीत का अपना दावा कर रही है। एनडीए मतलब बीजेपी, एआईएडीएमके प्लस अदर पार्टीज। तमिलनाडु में पोलिंग बूथ पर आज सुबह से अच्छी खासी कतारें दिख रही हैं लोगों की। अभी तक यहां भी 65% वोटिंग हो चुकी है। वैसे तो अगर आप देखें तो तमिलनाडु ही हो क्यों या बंगाल, इससे पहले असम में जो इलेक्शन हुआ, उसके अलावा केरल में, सब जगह वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। इसमें कुछ योगदान एसआईआर की भी है। लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है तिरुपुर में और सबसे कम मतदान हुआ है नीलगिरी में। एक्टर विजय और टीवी के चीफ ने चेन्नई के नीलांकरई पोलिंग बूथ पर वोट डाला। विजय के वहां पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। कमल हासन वो अपनी बेटी श्रुति हासन के साथ वोट करने के लिए पहुंचे। एक्टर अजीत कुमार ने भी सुबह सुबह ही जाकर वोट कर दिया। सुपरस्टार रजनीकांत वो भी अपना वोट डाल चुके हैं, क्योंकि दिलचस्पी रहती है लोगों की ये स्टार्स निकले कि नहीं निकले। और तमिलनाडु में तो स्टार भी पहले स्टार, फिर सुपरस्टार, फिर मेगा स्टार, फिर गैलेक्सी स्टार भी होता है सर वहाँ पे। तो रजनीकांत जी मेगा तक गैलेक्सी, हाँ वो गैलेक्सी स्टार है। तो ये तस्वीरें आपने देख ली। कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी टी राघवन ने वहां पर। देखते हैं उनका क्या मूड लग रहा है। यहाँ पर माहौल क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। क्या लग रहा है सर, इस बार माहौल क्या है? इस बार बहुत कांटे की टक्कर है सर। वो थलापति विजय है, वो भी पूरा सॉलिड है। तो जरूरी नहीं स्टालिन ही आए, बहुत कांटे की टक्कर है। बाकी तो रिजल्ट आने से मालूम पड़ेगा जी। विजय एक एक्स फैक्टर है आपको लगता है तमिलनाडु में? बहुत सही बात कही है। ही इज डेफिनेटली एन एक्स फैक्टर और इस बार मेरे ख्याल से विजय डेफिनेटली आएंगे सीट पे, मुझे लग रहा है। बिकॉज एक नया खून है तमिलनाडु। डेफिनेटली एक नया चांस चाहिए तमिलनाडु को चीजें बदलने के लिए। बिकॉज वी सी अदर स्टेट्स लाइक कर्नाटका, द वे दे आर ग्रोइंग, हैदराबाद, चेन्नई उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है क्या माहौल है पूरे तमिलनाडु? इस बार स्पेशली क्या है कि वोट्स कम्प्लीटली डिवाइडेड है। कोई पहले हर बार हम प्रेडिक्ट कर सकते थे प्रीवियसली हिस्टोरिकली कि एक बार डीएमके एक बार एडीएमके, बट इस बार ऐसा कोई गेम नहीं है। आई फील ऑल थ्री पार्टीज हैव बीन इक्वली, सबको जहां तक मैंने बात किया है इक्वली आ रहा है। तो विजय विल बी पावर पैक फैक्टर इन दिस इलेक्शन। वो जिस तरफ जाएगा उस तरफ सरकार बनेगी। आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है विजय जैसे एक नए कैंडिडेट को आना चाहिए? कम से कम अदर पार्टी आना चाहिए। पहले डीएमके, उसके बाद में एआईडीएमके। ये बार हर बार यही 5 साल में अलग आते रहते हैं। बाकी इस बार विजय को आना चाहिए। तो यहां तो जितने लोगों से टी राघवन बात कर रहे थे उनका सबका ये कहना था कि एक तो विजय एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं ये मानना पड़ेगा, और दूसरा इस इलेक्शन में पहली बार कोई स्थिति में नहीं है कि कुछ प्रेडिक्ट कर पाए। सर तमिलनाडु क्या वाकई इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है या विजय की वजह से ये अभी सस्पेंस है? विजय की वजह से बहुत संभावना बन रही है सर। वहाँ पर जो हमारे कई मित्रों से मैंने तमिलनाडु में बात की पिछले दिनों, तो वो कह रहे हैं 10 से 15% वोट वो ले सकते हैं। और अगर विजय जोसेफ है, वो सुपरस्टार है, यदि वो ऐसा वोट ले आते हैं तो हंग असेंबली की तरफ भी तमिलनाडु बढ़ सकता है। दूसरा जो एआईडीएमके गठजोड़ की भी उम्मीद बन जाएगी। कोई भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी हो सकता है कि एआईडीएमके की हो सकता है। लेकिन ये जो सारा हुआ अभी महिला रिजर्वेशन वाला बिल, उसने तमिलनाडु में स्टालिन को मदद कर दी, क्योंकि उन्होंने उसको डिलिमिटेशन के साथ और तमिल अस्मिता के साथ जोड़ दिया। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी स्टालिन के खिलाफ, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने में तमिलनाडु में उनको मदद मिली। अब विजय कितना मदद कर सकते हैं या कितना वो किंग मेकर होंगे या स्पॉइलर होंगे, वो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के नतीजे को तय कर सकता है। अभी तो आपको लगता है कि हंग असेंबली ले जा सकते हैं विजय? वहाँ जो लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं गया, लेकिन वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो कह रहे हैं कि ले जा सकते हैं। अब अगर मान लें ऐसी संभावना बन जाती है हंग असेंबली की, तो इनकी तो दोनों पार्टियों से बातचीत चल रही थी इलेक्शन से पहले। दोनों पार्टियों से बात चल रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों से बात बनी भी नहीं। नहीं बनी, मैंने इसलिए बताया कि ऐसा नहीं है कि वो किसी एक कैंप में या एंटी बीजेपी कैंप में, उन्होंने अपने आप को किसी कैंप में नहीं रखा। वो क्लियरली कह रहे हैं मैं थर्ड फोर्स हूं, मैं जिसे कहते हैं न्यू ब्लड, मैं वो हूं। नहीं, इसको अगर दूसरी तरह से देखें और परिस्थितियों के लिहाज से देखें
तो भारतीय जनता पार्टी एडीएमके को समझा भी लेगी, और एडीएमके के चूंकि जो है वो ऐसे नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल चुके हैं। अब एक तो हालांकि चले गए हैं उधर ही डीएमके की तरफ, तो इसको यूं देखिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, यानी मायावती को चीफ मिनिस्टर बना दिया, अगर कल को तीसरा वाला मोर्चा यानी विजय की सीटें इतनी होंगी कि उनके साथ अगर एडीएमके यानी एनडीए गठजोड़ जुट जाए और उनको मुख्यमंत्री बना दे तो वो बना देगा। लेकिन स्टालिन के पास ये नहीं है, ये गुंजाइश नहीं है। मतलब स्टालिन किसी भी कीमत पर, वो तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, अब वो किसी कीमत पर विजय को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो अगर ऐसा बना, हालांकि ये एक बहुत मतलब ऐसी स्थिति होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे अभी भी दिख रहा है कि डीएमके कांग्रेस वाला गठजोड़ ज्यादा मजबूत, वो ताकतवर है। और मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि बीजेपी बड़ी होगी, ये ठीक बात है, लेकिन सरकार बनाने जैसी कोई गुंजाइश बनेगी अभी मुझे इससे बहुत डिस्टेंट आप मुझसे ज्यादा राजनीति समझते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन सर इस पर थोड़ी आपसे अलग है कि इनको कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने, कोई रिस्क नहीं लेगा। वो आदमी सुपरस्टार है, उसके पास एक दूसरे किस्म का पुल है, उसको केवल काम से वोट की चिंता नहीं है कि मैं काम करूंगा तो वोट मिलेगा वाला मसला नहीं है। वो फेस इतना बड़ा है और उसको और बड़ा बना दिया जाएगा। उसके बाद तो फिर तुलना सबका एमजीआर से और उनसे जैसे होने लगेगी। जयललिता, एमजीआर, करुणानिधि सभी लोग हैं वहां पर। एनीवे लेट्स सी, ये बात सी है कि अगर हंग असेंबली कर लेते हैं, बहुत बड़ा स्टेक नहीं है तमिलनाडु में, तो क्या पता विजय फिर बन भी जाए। वैसे पैटर्न तो यही है कि तमिलनाडु में कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीतती है। एक बार डीएमके जीतती है तो फिर एमजी रामचंद्रन उसके अपवाद थे, जयललिता उसकी अपवाद थी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा अपवाद देखने को नहीं मिला है। अब यदि स्टालिन कोई करामात कर जाते हैं तभी वो स्टालिन जो है और कांग्रेस पार्टी का सही बात सही है। महिला रिजर्वेशन में जो वो नॉर्थ साउथ हुआ, दूसरी बात, फायदा तो मिलेगा इनको। दूसरी बात नहीं देखिए, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है। एक नैरेटिव ये भी है कि वहाँ पर 44-45 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट की भी हैं, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह मिला करके 50 के आसपास की सीटें वहाँ पर बनती हैं। एक नैरेटिव वहाँ ये भी चलाया गया महिला आरक्षण बिल न पास होने के बाद कि भाई देखो, यदि सीटें बढ़ती हैं तो तुम्हारा एससी का वोट, एससी की सीटें भी तो बढ़ती, तो तुम्हारे वोट को खा गया है, तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन को बर्बाद कर दिया है डीएमके ने। तो वो फैक्टर क्या वाकई जमीन पर उतरा है? वो लोग क्या एससी लोगों में ये बात मन में आई जो कि उसके वोट करते हैं, उसको डीएमके के साथ वो खड़े होते हैं। वो द्रविड़ के साथ साथ जो दलित मूवमेंट वगैरह जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो वहां पर चला था, उसके साथ जो वो खड़े हो जाते हैं, तो वो हिस्सा जो है वो तमिलनाडु का क्या डीएमके के साथ वोट करने के लिए अभी तैयार है, खास करके इन नैरेटिव के बाद। और ये बात नैरेटिव तो नॉर्थ साउथ का ही बना है। नहीं देखिए, बनाया गया जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके ने उस ढंग से इसका विरोध नहीं किया है, और दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि एससी के रिप्रेजेंटेशन को बर्बाद किया है डीएमके ने। एक चीज और जो अभी बात कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है, विजय जो है क्रिश्चियन है, ईसाई है, विजय जोसेफ हैं ये, तो ये उस सनातनी एंटी सनातनी वाली राजनीति के ट्रैप में भी नहीं है। इनके पास ये सारी वो मतलब मतलब उनकी मजबूरी नहीं है उसको उसमें से किसी को चुनना। देखिए, ये तमिलनाडु का ये इलेक्शन बहुत मामले में यूनिक है। एक तो कोई स्टार फिगर नहीं है, इन द सेंस कि कोई एमजीआर, जयललिता उस टाइप के लोग नहीं है, उतना बड़ा हैवी वेट नहीं है कोई जी। और वहाँ का यूथ पिछले 25 साल से 20 साल से ये कह रहा है कि एक यंग चेहरा आना चाहिए, जो इस समय विजय उनको दे रहा है, और वो कैप्टन विजय के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो 20% वोट, 15 से 20% मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनको आएगा, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होंगी। किंग मेकर की भूमिका में भी शायद ये नहीं रह पाए, क्योंकि एक सेलेक्ट पॉकेट जो है वही इनको वोट करेगा, खासकर यंग जो यूथ है। तीसरा, जो द्रविड़ मूवमेंट रहा है और जिसका इतिहास रहा है, जो दोनों द्रविडियन पार्टीज हैं, उनमें इस समय एज मुझे स्टालिन पे लग रहा है। हालांकि वो भी एक तरह से वंशवादी राजनीति के पोषक हैं, लेकिन जो वर्तमान में वहाँ स्थिति, और ऐसा नहीं है कि ये हीरो हैं या सिनेमा में एक्ट कर चुके हैं, इनका इतिहास भी पहले ये भी बताया है, जैसे जेमिनी गणेशन है, चाहे रजनीकांत भी कुछ हद तक, कमल हासन, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाए, लेकिन ये इस बार इफेक्टिव इसीलिए हैं, यूथ को अपील कर रहे हैं, वो द्रविडियन पॉलिटिक्स के बरक्स एक खड़े हैं, हालांकि उनके खिलाफ नहीं है, और वो अपने आप को कहते हैं कि पॉलिटिकली आई एम अपोज टू डीएमके, आइडियोलॉजिकली आई एम अपोज टू बीजेपी।
तो उस हिसाब से भी इन्होंने अपना एक ये space कहते हैं। ये कहते हैं, विजय कहते हैं, हाँ, विजय कहते हैं। तो अपने आप को इन्होंने बड़े बैलेंस तरीके से दोनों के सामने रखा है। और जो अगर वो आइडियोलॉजिकली अपोज टू बीजेपी हैं तो फिर तो क्लियर है कि अगर नौबत आई कि कहां कहीं एक तरफ जाना पड़े तो कहां जाएंगे। एआईडीएमके के साथ न जाने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही रखा है कि भारतीय जनता पार्टी है इसलिए हम आपके साथ नहीं। तब तो डीएमके मतलब कुछ अगर उनको लगता है कि हमारा ग्राउंड कमजोर है तो उम्मीद करेंगे, करनी चाहिए उनको, इनको में ताकत मिले जितनी ज्यादा। ठीक, चलिए ये तमिलनाडु की बात हुई। कुछ बंगाल का और अपडेट मैं आपको दे देता हूं। बंगाल में आज कुछ जगहों पर हिंसा हुई और भारी हंगामा हुआ। 152 सीटों पर पहले फेज का इलेक्शन जारी है, लेकिन ये सियासी रण एक वाकई कुरुक्षेत्र में कुछ जगहों पर तब्दील हो गया। अलग अलग जगह मारपीट की, कुछ जगह पथराव की खबरें आईं। आमतौर पर बंगाल में मतदान ऐसे घमासान की शक्ल ले लेता है और वैसे ही और पिछले चुनावों की तुलना में तो इस बार कम ही है। अब मुर्शिदाबाद से लेकर आसनसोल, सिलीगुड़ी, इन जगहों पर लेकिन आज खूब हंगामा हुआ है, सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में। इसके अलावा आसनसोल, सिलीगुड़ी साउथ और दिनाजपुर में भी वायलेंस हुई है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई, फिर हुमायूं कबीर धरने पर बैठे, उन्हें पुलिस पर भी ऐतराज था। आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ। दिनाजपुर और सिलीगुड़ी में भी दोनों दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, फिर पुलिस को उनको हटाना पड़ा। हालात कंट्रोल करने में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के भी पसीने छूट गए। लेकिन मुर्शिदाबाद के बारे में मैं आपको बता दूं, हुमायूं कबीर के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर थे। हुमायूं कबीर ने पुलिस पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगाया। फिर उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ पुलिस अफसरों को ड्यूटी से हटाने की भी मांग की। मुर्शिदाबाद में आप जहां देखिए वहां बवाल हंगामा। टीएमसी छोड़कर अलग पार्टी बनाकर मैदान में आने वाले हुमायूं कबीर को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी हुसैन वो मुर्शिदाबाद में थे, तो वहां उन्होंने एसपी से बात की, सारी प्रकरण को लेकर के देखते हैं। हमारे साथ सचिन मक्कड़ साहब हैं, आप एसपी मुर्शिदाबाद हैं। अभी कैसी सिचुएशन है सर? अभी आप देख ही रहे हैं, आप लोग तो हम लोगों के साथ ही हैं। पोलिंग स्टेशन पर हिंसा की खबर थी, वहाँ चल रही है, पोलिंग चल रही है। पोलिंग अभी भी हम एक बूथ के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं, चल रही है। हम लोग इस एरिया में 4 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया। अभी सब बिल्कुल सामान्य स्थिति हम लोग देख रहे हैं भाई, उसके प्रीमैच्योरली बोलना ठीक नहीं होगा। बाकी आप लोग भी देख रहे हैं, अभी तक बूथ में पहुंचे, बस खबर नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आपको भी यही बोलूंगा। बूथ आपके सामने ही है, एक बूथ आपके सामने ही है जहाँ पे झमेला हुआ। अभी भी पोलिंग अनइंटरप्टेड चल रही है। बाकी किसी बूथ में भी समस्या ना हो, इसलिए हम लोग इलाका में घूम रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक बूथ पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जैसा कि हमें एसपी मुर्शिदाबाद बता रहे हैं, और उसके बाद वो खुद मौके पर पहुंचे। उनके साथ तमाम पूरा बल है, दल बल के साथ वो मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को यही भरोसा देने की कोशिश यहाँ हो रही है कि सब अमनो अमान है। और जहां जिस पोलिंग बूथ पर हिंसा की खबर आई थी वहां पर भी पोलिंग इस वक्त लगातार चल रही है। आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, और एसपी मुर्शिदाबाद, एडिशनल एसपी इस टुकड़ी के साथ मार्च कर रहे हैं ताकि इलाके में ये संदेश दिया जा सके कि सुरक्षा बल तैनात है और पोलिंग का काम भी सुचारू रूप से यहां किया जा रहा है। टीएमसी और जेयूपी एजेयूपी यानी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच कुछ हिंसा हुई, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हिंसा हुई जिसके बाद मौके पर इस वक्त भारी पुलिस बल दिखाई दे रहा है। अब चूंकि सारी घटना के बीच में थे हुमायूं कबीर, उनका क्या कहना है देखते हैं। क्या करूंगी, बैठे रहेंगे। मेरा को जो आम जनता वो इलेक्शन कमीशन का उनको चुनाव में भाग लेने का, निरापत्ता देने का ड्यूटी है, वो दे नहीं पाया। इसीलिए मेरा को लोगों को मार रहा है, धमका रहा है, रात भर उनको डराया। तो नहीं होना चाहिए ना। ये इलेक्शन कमीशन इसनो जो गुंडागिरी कर रहा है टीएमसी वाला, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। बाद में नहीं उठ जाएगी। हुमायूं कबीर का सारा खेल तो उसी दिन गड़बड़ हो गया जब वो स्टिंग ऑपरेशन जारी हो गया, जिसमें ये कुछ बीजेपी के साथ पैसे लेकर के कुछ समर्थन करने की बात कहते हुए दिखाई दिए। वो जांच होगी कि वो वीडियो कैसा था, असली था कि नहीं था, लेकिन लोगों में ये परसेप्शन तो चला गया। और ये तो टीएमसी वालों के साथ ही भिड़ंत हुई है इनकी। इनको कई जगहों पर आम मुसलमानों का विरोध भी झेलना पड़ा है उस सारी स्टिंग ऑपरेशन के घटनाक्रम के बाद। कुछ बचा है इनका इस चुनाव में, त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हुमायूं कबीर का कुछ बचा रह गया है। और वैसे भी हुमायूं कबीर बहुत कुछ कर पाते इसकी उम्मीद नहीं थी, यानी अपने लाभ के लिए। लेकिन पहले ये लग रहा था कि ये और वैसे साथ रहते तो शायद ममता जी का थोड़ा नुकसान कर पाते।
अब ऐसा नहीं दिखता है कि वो कोई भी नुकसान कर पाएंगे। अब बहुत साफ साफ दिख रहा है कि उनकी एक जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी न्यूसेंस वैल्यू थी, बस उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। ये गृह मंत्री अमित शाह को आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बीजेपी ने जो कंट्रोल रूम बनाया होगा कोलकाता में, बीजेपी का कंट्रोल रूम है ये, मतलब केंद्रीय कार्यालय मान लीजिए, इस वक्त इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए वहां पर वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और उन्होंने कहा था मैं 15 दिन लगातार यहीं रहूंगा बंगाल में। अब काफ़ी वक्त उन्होंने बंगाल को दिया है, बात सही है। और बहुत ज़्यादा सभाएं उनकी हुई हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सभाएं जो हैं सीनियर लीडर्स में इन्हीं की लगाई गई हैं बिल्कुल इलेक्शन में। सभाओं से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने दिया है। और जो काम भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़रूरी था, संगठन को खड़ा करना, तैयार करना और लोगों को एक एनर्जाइज करना, वो काम में अमित शाह लगे रहे हैं। तो वो महत्वपूर्ण काम है और ये मतलब कुछ ज़्यादा होगा। बाकी अमित शाह की तरफ से तो बहुत काम हुआ है। पार्टी कितना काम कर सकती है नहीं कर सकती है वो तो नतीजे बताएंगे, लेकिन उन्होंने इसको इन्होंने एक तरीके से पूरा इलेक्शन हाथ में ले लिया अपने अपनी पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में केवल चुनाव को बंगाल के चुनाव के तौर पर ही फोकस किया है, क्योंकि वो समझते हैं असम का चुनाव हिमंता शर्मा डील कर सकते हैं और बाकी 3 चुनावों में उनको कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिख रही। नहीं तो स्ट्रैटेजी कंट्रोल लगता है कि पुडुचेरी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। पुडुचेरी को वो उस तरह से बोलते, वहां पर एनडीए का कोई बहुत बड़ा बदलाव के पास एक मजबूत आदमी है, मतलब जो ये राज्य है, इसलिए मैंने कहा कह रहे हैं कि जोर सबसे ज्यादा तो खैर बंगाल पे ही है। देखिए सवाल भी बंगाल का ही, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव होता है, बिहार चुनाव होता है, तो पूरी देश की नजरें टिक जाती हैं। वैसे ही बिहार का बंगाल का चुनाव पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। और ये सभी जानते हैं कि बंगाल के अंदर जो है वो किस प्रकार से जो है वो वोट जो है वो दिया डाला जाता है, डर का क्या माहौल रहता है, हिंसा कैसे होती है। नहीं तो एक गृह मंत्री के तौर पर गृह मंत्री का किसी प्रदेश के चुनाव अभियान में जाकर के बैठना, इतना मॉनिटर करना, ये संभव देखा नहीं जाता था। बिहार के अंदर वो गए थे क्योंकि बिहार के अंदर फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा था और वो नट बोल्ट कसने के लिए उनका रहना बहुत जरूरी था। तो बिहार में हर बड़े इलेक्शन में सर वही दिखते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। बात कर रहे हैं, लेकिन हर इलेक्शन उसके बाद उनके आ जाने के बाद फिर जो खेमेबंदी होती है ना, वो डर के मारे वो खत्म हो जाती है ना। कम से कम उनके सामने तो कोई ये बात नहीं कर सकता ना, उनके सामने करते हुए कोई नजर नहीं आना। बिहार की एक घटना बताते हैं लोग कि एक जो लोग बागी हो गए थे जैसे, तो कई बहुत मनाया इन्होंने, तो एक को बुला लिया नॉमिनेशन के अंतिम दिन जो है उसको बैठाया अपने साथ। अब बैठे हम बात कर रहे हैं, वो आदमी उठ के गया ही नहीं नॉमिनेशन के लिए। बाद में उसको लोगों ने पूछा भाई गए क्यों नहीं, तो बोले आपके बगल में अमित शाह बैठा हो। तो मैं क्या क्यों उठूंगा सर, मुझे जाना है। तो ये भी तरीका था। लेकिन आमतौर पर उनको बीजेपी का स्थायी अध्यक्ष माना जाता है नहीं, लेकिन सही कह रहे हैं, सहमत। लेकिन ये भी देखिए कि बिहार में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने मनाया और जिसे कंटेस्ट नहीं करना था उसको भी ला करके समझाया कि तुम नहीं कंटेस्ट करो। क्यों नहीं करोगे, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट की बात होती है पार्टी के अंदर, जो एक बड़ा आदमी होता है, जो जिसे आप गार्जियन की भूमिका में कर सकते हैं, उस भूमिका में अमित शाह जरूर वहां। ये इलेक्शन क्या वाकई में रियल सेंस में अमित शाह ने उन्होंने पायलट किया? नहीं, अब इसमें तो कोई संदेह दूर दूर तक नहीं है। और अमित शाह ने इलेक्शन को भी दे सकती थी आपको। हाँ ठीक बात है। और जिस तरह से जिसको हम कहें कि अपने आप को कैसे करेक्ट करते हैं, 21 के चुनाव में सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था कैलाश विजयवर्गीय के कांधे पर। और ऐसा नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपना काम किया, लेकिन वही होता है कि ममता जी की रणनीति में कई जगह कैलाश जी ट्रैप भी हो गए। ये 77 तक आए, लेकिन उसमें वो ट्रैप भी हुए, खबरें ही आई। दूसरा, पिछली बार क्या था कि आपको कैलाश विजयवर्गीय दिख रहे तो कौन सब कुछ कर रहा था, कोऑर्डिनेट करते दिखते थे मुकुल रॉय, दूसरे जो तृणमूल से आए हुए नेता। इस बार ऐसी कोई जिम्मेदारी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दी गई थी। और उस लिहाज से अगर कहें तो अमित शाह ने पिछले जो जिसको कहते हैं जला वाला हिस्सा था उसको जरा फूक फूक के पिया है। सर चलिए सर, एक बहुत शॉर्ट कमेंट सर आपका भी हो जाए। मतलब अब तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा अमित शाह कैसे सक्सेसफुल रहे। लेकिन जो अभी महिला बिल विधेयक जो था उसमें तो देख के लग रहा है कि कहीं कहीं हार इनकी भी होती है, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए।